हाय बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। हम आ चुके हैं पार्ट 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 12 एटम्स के अंदर। तो देखो, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है चैप्टर के अंदर थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड के लिमिटेशन पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर के अंदर। और लिमिटेशन के बाद हमने पढ़ा था किसको, अच्छे से बोर मॉडल को। जब हमने बोर मॉडल पढ़ा तो उसमें 4 पोस्टुलेट्स थे और साथ में 3-4 फॉर्मूले कर लिए थे। ठीक है, 3-4 हमारे फॉर्मूले हो गए थे। तो अगर याद होगा फॉर्मूलों के अंदर तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, रेडियस का, एनर्जी का। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे और तीनों के एक शॉर्ट फॉर्मूले हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अगर मैं आपको लिखवाऊं फॉर्मूलों का, देखो ना, तो मतलब ये होता है इन फॉर्मूलों का कि मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, क्या कोई भी एटम मान लो उसको, मानो ये एटम है और ये आपके क्या हो गया, प्रोटॉन्स, या मान लो न्यूक्लियस है, जो भी है ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो बोर थ्योरी के हिसाब से ये मान लो ऑर्बिट्स कहते हैं, क्या बोला बेटा, ऑर्बिट्स बोलते हैं इनको। ये आपके आगे ऑर्बिट्स। तो बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर ना एक ऑर्बिट नहीं होता, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर, एक से स्टार्ट करके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं ना, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिट के नंबर का इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 के बाद चलती चली जाती है, बहुत लंबी चलती है। क्लियर है? तो बेटा देखो ध्यान से, ये तो न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला बेटा क्या कहलाएगा, N1, ये कहलाएगा N2, ये कहलाएगा बेटा N3, ये कहलाएगा आपके पास N4, ये कहलाएगा आपके पास N5 और सो ऑन। तो ये आपके जितने दूर जाते जाओगे ना, नंबर वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब बेटा ये हो जाता है कि सिंपल सा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सिंपल बेटा बोल जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऑर्बिट्स के नंबर हो गए। एक बार आपको नंबर दिख गए तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं आपसे, तो देखो बेसिकली 3 चीजें पूछी जाती हैं। कितनी? 3 चीजें। पहला बेटा वो है रेडियस, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना है। बेटा देखो लॉजिकली दिख रहा है साफ साफ आपको कि ये सेंटर है किसका, न्यूक्लियस का। तो बेटा यहां तक पहला ऑर्बिट है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। बेटा क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, R3 कहलाएगा। तो हर एक ऑर्बिट की एक अपनी रेडियस है, उस रेडियस को हमें निकालना है। तो बोर ने बोला हमें कि जो R का फॉर्मूला होगा, बेटा इसको Rn कर लो, कि किसी भी गिवन ऑर्बिट का अगर वैल्यू निकालनी है, दैट इज Rn। n मतलब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा, n² अपॉन z इंटू 52.9 पिकोमीटर। बड़ा ये आपका फॉर्मूला है किसका, रेडियस का। करना क्या होता है, आपको 2 वैल्यू चाहिए। तो लास्ट क्लास में कराया था हमने एग्जांपल के तौर पे कि देखो ये तो फिक्स है, पिकोमीटर हम -12 को बोलते हैं। एन और जेड कौन से ऑर्बिट का पूछा है और कौन से एटम का पूछा है उन्होंने। तो क्वेश्चन में आपको ऑर्बिट और एटम का नाम गिवन होगा, एटम से आप निकाल लोगे उसका एटॉमिक नंबर, और एन से वैल्यू डालोगे, सॉल्व करके निकाल लोगे। बड़ा दूसरा पार्ट क्या आ सकता है इसके अंदर, बड़ा वो है वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट। किसी वेलोसिटी, ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट। बेटा वो क्या हो जाता है, देखो सिंपल सा, वी एन कर लो, एन मतलब उस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आता है जेड अपॉन एन सी अपॉन 137। लेट बी वेरीफाइड, सही तो है। ये एनर्जी थे, आर था, और वेलोसिटी किधर थी हमारी, ये थी, सही है। सो बेटा जेड फिर से एटॉमिक नंबर, बेटा एन क्या है आपके पास, ऑर्बिट का नंबर, सी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा यहाँ पे। बेटा सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ हुआ करती है ये। ठीक है, और यहाँ पर पिकोमीटर बेटा कितना है, -12 को कहते हैं। पिको मतलब बेटा -12। ठीक है, तो वो मतलब है।
तो बेटा ये आपका फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी का। किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पता होना चाहिए एटम कौन सा है और फिर उसकी ऑर्बिट कौन सी पूछी गई है। बेटा तीसरे पे अगर आप आओगे तो तीसरे की बात करी जा रही है तो उसको बेटा बोलते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो सकती है। ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या आता है फॉर्मूला En, वही nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम। तो बेटा फॉर्मूला 2.18 10 की पावर -19, ठीक है। और बेटा होगा ये आपका सिंपल सा n स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आता किसके अंदर है, जूल के अंदर। बट इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आता 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर ई इंटू वी। बेटा दोनों फॉर्मूले से कोई भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें किस फॉर्म में, और फिर वही बेटा z की वैल्यू डालनी है, n की वैल्यू डालनी है। आप इजीली क्या कर सकते हो, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। आया समझ में, आया, गुड। तो बेटा यही तीन फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे और उसकी पूरी डेरिवेशन करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ये तीन फॉर्मूले अपने याद रखने, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के अंदर भी वो इन्हीं तीनों पे बेस्ड है बेसिकली। ओके ठीक है, आगे आते हैं। तो बेटा देखो एक टॉपिक इसको बोलते हैं, जो हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उससे पहले देखो एक डेरिवेशन है, उससे पहले एक डेरिवेशन है बेटा, उस डेरिवेशन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, एक सेकंड रुक जाओ। बेटा इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकल के किसी दूसरी ऑर्बिट पे चला जाए, एक ऑर्बिट से निकले और कहां से दूसरी ऑर्बिट पे चला जाए, तो उस टाइम हमने बेटा लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि बोर ने बोला था कि जब तक अपने घर में घूम रहा है, मतलब अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तक तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब वो अपना ऑर्बिट छोड़ के या तो आगे जाए या तो अंदर चला जाए। तो उस टाइम हमारा एनर्जी का चेंज आएगा, एनर्जी या तो लॉस होगी, गेन होगी। दूसरा पार्ट, वो जो लॉस और गेन होगा वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, है ना, किसी फॉर्म में ईएम वेव के। तब इसलिए आपको कलर्स मिलेंगे लाइट के, लाल पीली हरी नीली। अब वो लाल कलर निकलेगा, पीला निकलेगा, नीला हरा भूरा निकलेगा, वो डिसाइड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम किसकी हेल्प से, एनर्जी। तो पहले हम निकालें कितनी एनर्जी बाहर निकली या कितनी एनर्जी उसने ली, और उस एनर्जी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं वो कौन सी कलर की लाइट होगी। तो देखिए बेटा कैसे करा जा सकता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या है, पहले डायग्राम बना देते हैं ताकि समझ में आए बेटा आपको। कि देखो बड़ा मान लो फिर से न्यूक्लियाई हो गया हमारे पास, बड़ा कर छोटा कर देते हैं न्यूक्लियस को इस पर। अब तो देखिए बेटा ये न्यूक्लियाई है छोटा सा। बेटा देखो मान लेते हैं ऑर्बिट्स ले लेते हैं, बेटा पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, बेटा मान लो चौथा ऑर्बिट ले लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्बिट्स हो गए। बेटा मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले कहीं भी मान लो यहाँ पर था, कहाँ था आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर था, और मान लो यहाँ चला गया, कौन गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे में जा रहा है, अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है, बगल वाले पास भी जा सकता है, बिल्कुल बाहर भी जा सकता है। कोई रूल नहीं होता है किस ऑर्बिट से निकल कहां जाना है, कहीं भी जा सकता है, डिपेंडिंग एनर्जी कितनी मिली है उसको। तो देखिए यहां पे बेटा जहां पर वो रहेगा ना बेटा, उसको हमेशा क्या मान के चलोगे बेटा, उसको मान लोगे इनिशियल ऑर्बिट। क्या मान लोगे, इनिशियल ऑर्बिट। और जहां पे जाएगा बेटा कहलाएगा फाइनल ऑर्बिट। क्या ले लोगे, जहां पर भी हो वो कहलाएगा इनिशियल, जहां पर गया उसको बोलोगे, क्या बोलोगे, फाइनल ऑर्बिट। तो देखिए अब यहाँ पे बेटा दिख रहा होगा साफ साफ कि इस ऑर्बिट को मेरा बड़ा इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये ले लेंगे बड़ा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यही ले लेंगे, यही हुआ ना। जहां पर गया उसका एनर्जी क्या है, ये फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी। तो बेटा देखो जो चेंज इन एनर्जी आएगा बेटा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल।
कि जिस ऑर्बिट में गया उसकी कितनी एनर्जी थी और इनिशियली था कितनी एनर्जी, उन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो यहां से गया है यहां पर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या निकला, चेंज इन एनर्जी मिलेगा। तो बेटा ये फॉर्मूला बना इससे डेल्टा ई का। अब ध्यान दो, पीछे लिखवाया था कि ई एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब बड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ये nth ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है, ni, और ये क्या है, nf ऑर्बिट। इसका मतलब मैं अगर चाहूं तो डेल्टा ई है, बड़ा किसी जगह लिखूंगा ef की जगह, ef मतलब f ऑर्बिट की बात हो रही है। सो देखिए बेटा यहाँ पे, तो -2.18 10 की पावर -18, हमें इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता तो जेड रहने देंगे, बट n कितना बेटा इसका n है n f का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल ऑर्बिट की बात हो रही थी। -2.18 10 की पावर -18, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन ni का स्क्वायर। दिख रहे हैं, देखो हमने इस ऑर्बिट का फॉर्मूला डाल दिया, बस उसको f स्पेसिफाई कर दिया कौन सा ऑर्बिट की बात हो रही। तो ये फाइनल ऑर्बिट था और ये क्या था, हमारा इनिशियल ऑर्बिट था, बट वैल्यू पुट करी। बट अब ध्यान दो कि हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं इसमें से। तो देखिएगा, पहले खोल लो ब्रैकेट को, अगर पूछे तो 2.18 10 की पावर देखो -18 है, ये था जेड स्क्वायर, और बेटा क्या था आपके पास, एनएफ का स्क्वायर है, माइनस, देखो माइनस क्या होगा प्लस, तो 2.18 10 की पावर -8 हो जाएगा बच्चा, और ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर अपॉन एन आई का स्क्वायर। अब देखो बेटा इस दोनों वैल्यूज के अंदर तो कॉमन दिख रही है बहुत सारी चीजें, क्या कि 2.18 10 की पावर -18 कॉमन ले सकता हूं मैं, साथ में जेड स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं मैं। बट देखो अंदर क्या रह जाएगा, सिंपल सा रह गया 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। देखा, तो ये आपका कॉमन आ गया और ये फॉर्मूला बचा। बट इसको यहां दोबारा लिखते हैं, तो देखिए बेटा, तो डेल्टा ई जो बेटा आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, वो किसके बराबर है, 2.18 10 की पावर -18, ठीक है, बेटा साथ में क्या है, जेड स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट में प्लस को पहले लिखो, माइनस को बाद में लिख लेते हैं, आगे पीछे करने से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है वो। तो बेटा देखो आपका रहेगा एन आई का स्क्वायर अपॉन एन एफ का स्क्वायर। देखा, तो बेटा ये आपका आ गया मेन फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आपके पास वो यही है आपके, कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए ना कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे में चला गया, जैसे मान लो बोला कि पहले में था चला गया पांचवें में, तो देखो इनिशियल बेटा ये हो गया, फाइनल कौन सा होगा ये, जब भी जहां पर स्टार्टिंग में होगा ना उसको यहां डालोगे, जहां पर बाद में गया उसको यहां डाल दोगे। जेड क्या होगा, कौन सा एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, उसकी वैल्यू डाल दोगे, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। यही करना है, ठीक है। पर थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, बुक में दे रखा है आपको। अब बेटा देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेल्टा ई अपॉन एच, पढ़ा हुआ है हमने। बेसिकली फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आता है सिंपल सा कि E इज इक्वल टू बेटा क्या होता है आपके पास, E होता है H इंटू न्यू, तो देयरफॉर द न्यू क्या हो जाएगा, H अपॉन E होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, E अपॉन H हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहीं से आता है कि वो यहाँ पे E की जगह डेल्टा E है तो कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं, तो बेटा न्यू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन H। बेटा न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू है फ्रीक्वेंसी। बताया था ना कि एनर्जी निकालने के बाद बेटा क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी की। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर, सॉरी जो लाइट बाहर निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लाल हरी नीली पीली, वो डिसाइड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए बेटा आपके पास अब यहाँ डाल दो वैल्यू, डेल्टा ई को किससे डिवाइड करना है, H से। डेल्टा ई कितना था, 2.18 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई किस, डिवाइड किससे कर देना है मुझे, H से। किससे करोगे डिवाइड, H से, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देखो इनिशियल ऑर्बिट था और बेटा क्या आपके पास फाइनल ऑर्बिट है, ठीक है। तो बेटा किसकी वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला आ गई। बेटा फ्रीक्वेंसी को फर्दर हम सिंपलीफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में कि
तो बेटा सी क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। तो अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालू, किसी बेटा न्यू की वैल्यू, तो न्यू क्या होगा आपके पास, सी अपॉन लेमडा हो जाता है। क्या हो जाता है, सी अपॉन लेमडा। तो अगर मैं इसकी जगह क्या डालू बेटा, सी अपॉन लेमडा लिख देता हूं, तो देखो बाकी वैल्यू तो एज इट इज रहेगी हमारे पास। दिख रहा है, बाकी वैल्यूज आपकी एज इट इज रह जाएंगी, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज किया नहीं किया, बस फ्रीक्वेंसी को खोल के लिख दिया। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा मतलब वेवलेंथ। अब देखो सी को उठा के लाके डिवाइड कर दो, या सी मल्टीप्लाई में करके कर दोगे डिवाइड, तो बेटा ये रह गया 1 अपॉन लेमडा। बेटा उसको बोलते हैं वेव नंबर। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 अपॉन लेमडा बेटा कहलाता है वेव नंबर। बेटा सी को कहाँ ले आते हैं, इधर की साइड, तो क्या रहेगा 2.18 10 की पावर माइनस 18। बेटा नीचे क्या रहेगा, एच था और एक और सी आ गया, और था जेड स्क्वायर। बेटा ये आपका हो गया एन आई का स्क्वायर माइनस एन एफ का स्क्वायर। ये आपका कुछ दिखेगा ऐसा। बेटा आप जब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं ना, 2.18 10 की पावर माइनस 18, बेटा अगला क्या है एच, अगला क्या है सी। तो बेटा ध्यान रखो एच की जो वैल्यू होती है बेटा होती है 6.626 10 की पावर माइनस 34 होती है, जबकि जो सी होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, पीछे भी लिखवाया था। जब इनमें पुट करूंगा ना वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू निकल के आती है बेसिकली, तो रहेगा आपका वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1.09677 10 की पावर 7। बड़ा ये वैल्यू निकल के चली आती है आपकी, ठीक है, 1.09677 10 की पावर 7, और बाकी वैल्यू एज इट इज रह जाती है आपके पास। ये आपका आया फॉर्मूला, ठीक है बेटा। जहां पर इसको बेटा बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, जिसका मतलब कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये है कि वेव नंबर जो होगा वो रेसिप्रोकल होता है 1/लेमडा की, और लेमडा बेटा क्या होती है आपकी, वेवलेंथ होती है। क्या हो जाती है, वेवलेंथ। समझे, देखो ध्यान से, ये डेरिवेशन बुक में दे रखी है, समझाया गया, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। एनर्जी के टर्म में कितना सिंपल सा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर। उसी से बड़ा क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब कुछ निकाल के दे सकते हैं। क्वेश्चन करें तो समझा देंगे कुछ से, ठीक है। बेटा ये इसलिए निकाला क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर ये एक्चुअली में यूज होगी। कैसे यूज होगी देखिए अब आगे। तो बेटा सुनिए हमारी कि, लिखो टॉपिक पहले, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा देखो बात क्या होती है ना कि जब स्टार्टिंग बहुत साल पहले, हमारे से 100 साल पहले मान लो, जब हमारा वो क्या कहते हैं उसको, पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेज हमारे देश में आने चालू हुए थे 1800 कुछ के आसपास। तो उस टाइम की बातें हैं ये। उस टाइम जब एक्सपेरिमेंट्स कुछ साइंटिस्ट कर रहे थे ना, बोर हो गए, आपके हाइजनबर्ग हो गए, लाइमन हो गए, बाल्मर हो गए, ये कुछ साइंटिस्ट थे। ये लोग ना एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं, हाइड्रोजन गर्म करते हैं, तो वो क्या करता है, बल्ब की तरह रोशनी इमिट कर रहा था, ठीक है, बल्ब की तरह लाइट एमिट्स करने लगता है। कौन, हाइड्रोजन। अब हुआ क्या, आपके पास अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो हर एक को अलग अलग टाइप की कुछ चीजें मिली। तो बड़ा हुआ क्या कि जब आप हीट करते हो ना, या इसको बड़ा बोलते हैं एक्साइट कर देना, हाइड्रोजन रिलीजेस, हाइड्रोजन रिलीजेस डिफरेंट electromagnetic waves, different electromagnetic waves when excited बड़ा एक्साइट का मतलब यहां पर ये होता है कि उसको एनर्जी ला के उसको पीट दो,
हीट अप कर दो, बहुत से तरीके होते हैं जहां से करते हैं उसको एक्साइट कर दिया जाता है। बट एक्साइट का मतलब ये होता है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में बेटा उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका कन्फिग्रेशन का क्या होता है 1s1। तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक हो सकते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है अलग अलग प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से 11 में पढ़ा होगा जब फिलिंग करते इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्योंकि 1s1 है तो सबसे पहले अगर इसको इलेक्ट्रॉन को रहना है तो बेटा कहाँ रहेगा, पहले वाले ऑर्बिट के अंदर ही रहना पसंद करेगा, वो यहां पर है। तो बेटा इस ऑर्बिट को बेटा बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बुलाते हो, ग्राउंड स्टेट। बेसिकली ऑर्बिट्स तो और भी है इसके पास, n=2, n=3, n=4। तो ऑर्बिट्स तो बहुत सारे हैं हाइड्रोजन के पास, लेकिन इन बहुत सारे ऑर्बिट्स में से सबसे नीचे रहेगा क्योंकि वहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा कम है, जो हमने रूल पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली ये वो यहां मिलता है पहले ऑर्बिट के अंदर, कहां मिलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में मिलता है। लेकिन अगर बेटा इसको ला के बाहर से क्या दे दे, हम एनर्जी ला के दे दे, क्या दे दे आपके पास, एनर्जी ला के बाहर से दे दे, इसको क्या दे बेटा, एनर्जी ला के बाहर से दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहां यहां या फिर यहां भी जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली हाइड्रोजन के अंदर पहले ऑर्बिट में होता है, कहां पे होता है, पहले ऑर्बिट के अंदर। जैसे मान लो आपके पास, आप नॉर्मली बेटा कहां रहते हो, घर में रहते हो, वो घर क्या आपका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट। आपकी सबसे मिनिमम एनर्जी कहां रहती है, घर में रहती है। लेकिन अगर कोई लाके आपको पैसे दे दे, क्या दे दे, पैसे दे दे, तो सबसे पहले कहां भागते हो, दुकान, सबसे पहले कहां भागते हो, मॉल्स या किसी शॉप के अंदर, अगर आपको पैसे लाके दिए जाए, क्योंकि फिर आप घर में टिक नहीं सकते क्योंकि आपको खर्च करने हो पैसे। बट सेम चीज क्या होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, कि जब तक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी नहीं है तो सबसे नीचे रहता है वो, जो जगह खाली है उसके लिए। लेकिन जैसे उसको एनर्जी मिलती है, मतलब पैसे मिल गए, तो क्या करता है, सीधा वहां से भाग लेता है, या तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, या फिर यहां जाएगा, जहां भी ऑप्शन उसको अच्छे लगेंगे। तो ठीक है, तो जब कोई चीज अपने घर को छोड़ के, मतलब जहां पे होना चाहिए था उसको, बड़ा उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, हम घर बोलते हैं अपने को, और ये मेरा एटम्स के अंदर उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जो घर है ना, आपके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए व्हाट यूज करते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब बेटा क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट था, अब इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, यहां जा सकता है और यहां जा सकता है, मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़ के कहीं और रहेगा, तो फिर बेटा वो कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा ये वाला कहलाएगा क्या, एक्साइटेड स्टेट। बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बेटा, बेटा क्या कहलाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये कहलाएगा आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एंड सो ऑन। बेटा बेसिकली क्या है, ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन की बेटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 2, ये क्या हो गया, एन की वैल्यू 3, बेटा ये एन की वैल्यू क्या हो गया 4। बेटा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी थोड़ी सी। ठीक है, तो बेटा वही बोला कि जब भी किसी चीज को एक्साइट करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, तो अपनी जगह छोड़ के जाएगा कहां पे, ऊपर की साइड। लेकिन बड़ा अच्छी बात क्या होती है ना, कोई भी जैसे आप ही हो, कितना भी पैसा लाके आपको दे दे, तो आप घर से बाहर निकलोगे, खाओगे पियोगे घूमोगे, फिर वापस कहाँ आओगे, घर ही आओगे। तो हर कोई घर से बाहर जाता तो है, बट आखिर में घर आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे ना, वहां जाकर वो रहते नहीं है, वो जाएंगे फिर वापस चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। जैसे आप, बहुत सारे पैसे हैं, आज गए खाना खा गए, फिर वापस आए घर, फिर कल गए, फिर वापस गए, फिर वापस आए। जितनी बार आप बाहर जाओगे उतनी बार वापस आओगे, ये लॉजिकल है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जब ये वापस अंदर आने लगते हैं ना, बाहर गए फिर वापस क्या है, अंदर आए, तो वापस अंदर आएंगे तो वापस एनर्जी को छोड़ देते हैं। जैसे आपको किसी कोई पैसे देकर गया, जब आप बाहर गए, आप पैसे छोड़ के आए, मतलब आपने पैसे क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब घर तो पैसे आएंगे नहीं वापस, पैसे तो गए, तो पैसे आपके पास आए, आप बाहर गए, वापस जब आए तो पैसे आए, पैसे नहीं है, पैसे जा चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर गया तो एनर्जी
मिली तो चला गया, लेकिन जब वापस आता है तो एनर्जी जा चुकी होती है, निकल गई वो जो एनर्जी बेटा यहाँ से निकलती है ना वापस आते समय, बेटा वही हमें लाइट के फॉर्म में मिलती है। मतलब जब आप जाओगे किसी पिज्जा शॉप पे जाके खाओगे पिज्जा, तो आपके तो पैसे गए बट पिज्जा वाले के तो फायदे हो गए। तो सेम बट आपके पास जब ये बाहर गया फिर अंदर आया, जब अंदर आएगा तो एनर्जी लेके जाएगा नहीं, तो वो एनर्जी हमें मिलती है किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। जैसे आपके घर में जो बल्ब जल रहा है उसमें बेटा यही चीज हो रही है कि करते क्या है, एटम्स को एक्साइट करवा जाता है। कैसे, आपका बिजली से जो आपका करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से उठा के बाहर फेंक देती है, मतलब उसको लाके एनर्जी देती है। तो इलेक्ट्रॉन खुश होता है और जाता है बाहर, बाहर जाके फिर क्या वापस आएगा, जब बाहर से वापस आता है तो हमें क्या देता है, लाइट ला के देता है। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल आपके बल्ब का जिसके हिसाब से काम करता है वो, ठीक है बेटा। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जब बहुत साल पहले, 100-150 साल पहले जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे हमारे अलग अलग साइंटिस्ट, तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। जैसे देखो बड़ा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था बाल्मर ने, बाल्मर एक साइंटिस्ट जी का नाम है। तो देखो बाल्मर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो हाइड्रोजन को हीट करते हैं ना, तो कभी लाइट उनको क्या मिलती है, रेड कलर की मिलती है, कभी उनको ब्लू कलर मिलता है, कभी उनको रेड मिल, तो क्या कहते हैं इसको, विबग्योर मिल, सॉरी वायलेट मिल गया, ठीक है बेटा, कभी ग्रीन मिला। तो अलग अलग कलर की लाइटें मिल रही थी। बेसिकली बेटा जो जो ईएम वेव्स हमारी आंखों से दिखती है ना इन दोनों से, बेटा उनको बोलते हैं विजिबल, बोलते क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल बोलते हैं, ठीक है बेटा। कुछ सालों के बाद एक लेमन सर आए, उन्होंने क्या बोला कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो बेटा उन्होंने जब थोड़े कुछ सालों बाद किया, तब तक थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई, उस टाइम में थोड़ी सी, पहले से तो एडवांस ही होगी, एडवांस हो गई। तो वो कुछ ऐसे डिवाइस बना पाए जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकती हो। जैसे हमारे सन से लाइट निकल के आती है बेटा, एक है आपके पास विजिबल जो दिखती है हमें, और एक जो आपके फेस पे टैनिंग करती है, जो नुकसान करती है धूप में, बेटा वो होती है अल्ट्रा वायलेट। वो हमारी आंखों से दिखती है, नहीं दिखती बट नुकसान बहुत पहुंचाती है। बट लेमन सर जी ने क्या किया था उस टाइम, इन्होंने डिवाइस बना दी जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट लाइट को देख सकते थे या फिर डिटेक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली में बाल्मर तो पागल था, मतलब बाल्मर का मतलब ये था कि उसको सिर्फ क्या दिखे, विजुअल वाले, क्योंकि उसकी आंखें वही थी। लेकिन जब लेमन लेमन ने अल्ट्रा वायलेट डिवाइस से चेक किया ना, तो क्या दिखा कि बाल्मर ने जो बोला था ना कि रेड ब्लू आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे थे, बट साथ में वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज भी आ रहे थे। तो इनको क्या मिला लेमन को बेटा, इसके अलावा मिला अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है बेटा, ये भी मिले इनको, क्योंकि बाल्मर के पास उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अल्ट्रा वायलेट को चेक कर सके, तो देख नहीं पाए थे, उनको सिर्फ विजिबल दिखी थी, ठीक है। इनके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो वो दिख गया। और तो बेटा इनके बाद बाल्मर, लेमन हो गया, पाशियन हो गए, बेटा फिर पाशियन आया, पाशियन इनके बाद आता है और ज्यादा समझदार इंसान। तो बेटा उनमें क्या होता है, उन्होंने और डिवाइसेस बना ली, टेक्नोलॉजी और बढ़ गई। तो इनको क्या दिखा कि अरे पागलो, इनके अलावा मतलब विजिबल और अल्ट्रा वायलेट के अलावा वहां से इंफ्रा भी निकल रही थी। बेटा क्या निकल रही थी, इंफ्रारेड भी निकल रही थी। अब ये क्या होती है बेटा, इंफ्रारेड वेव्स ही होती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये तो सन से निकलती है, ये भी सन से निकलती है, बल्ब से भी निकल सकती है। बेटा इंफ्रा जो होती है ना, वो किसी से भी निकल सकती है। नॉर्मली जैसे मैं हूं, ये पेन है, या आप हो, या आपके घर में कोई भी चीज रखी हुई ना, हर एक से इंफ्रारेड निकलती है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है ना आपके पास, बहुत गर्म ना हो, थोड़ा सा ठीक ठाक टेम्परेचर हो। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बेटा जिसका भी ठीक ठाक टेम्परेचर हो ना, वो लोग इस फॉर्म में रेडिएशन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को दिखाने बट इन्फाशन को दिखा और अच्छे से दिखा। बेटा फिर दो साइंटिस्ट और आए, बेटा एक आपके पास है ब्रैकेट और एक आपके पीफर्ड। तो इन्होंने भी कुछ नया नहीं ढूंढा, पागल थे दोनों, इनको कुछ मिला नहीं नया। बेटा इनको भी क्या मिले, इंफ्रा ही मिले, क्या मिले, इंफ्रारेड ही दिखा। बट फर्क क्या था कि इनका जो इंफ्रारेड था ना, और इसका इंफ्रा जो था वो अलग था, ठीक है। इनका इंफ्रारेड और इसका इंफ्रारेड दोनों में फर्क था।
उनकी किसका बड़ा फर्क था, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का फर्क था। तो दोनों की वैल्यूज क्या थी, तीनों की वैल्यूज, बट देखो तीनों किस में गए, इंफ्रा के अंदर, बट तीनों ने जो ढूंढ के निकाला वो वेवलेंथ अलग अलग थी। क्या था आपका, वेवलेंथ अलग अलग आई थी, तीनों की वेवलेंथ अलग अलग थी। तो बेसिकली 5 आपके एक्सपेरिमेंट्स हो गए, पांचों ने अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग डिवाइस बना बना के कुछ हमें बोला कि हाइड्रोजन को गर्म करने के बाद या हाइड्रोजन को एक्साइट करने के बाद हाइड्रोजन हमें ये सारी रेस को निकाल कर दे सकता है। अब बड़ा समस्या क्या थी उस टाइम भी कि अब इन लोगों ने जो दिया ना, क्या दिया, बोला कि निकलेंगी। अब दिक्कत क्या था ना, हाइड्रोजन में क्या निकला, ये रेड ब्लू या वायलेट। अब बड़ा देखते होगे ना आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने आजकल न्यूज देखते होगे या टीवी देखो, कहीं भी देखो, जो लड़कियां होती देखते हो ना बेटा, रेड कलर की 50 तरीके की क्या करती है वो, अलग अलग कलर नाम दे रखे हैं उन लोगों ने, ये वाला रेड है, वो डार्क है, जो भी कहते हैं ना, अलग अलग टाइप के जो रेड होते हैं वो सारी रेड्स। तो रेड की ही बेटा क्या होती है ना, बहुत सारी वैरायटी होती है। एक सिंगल रेड में भी आप 100 से लेकर मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में क्या कर सकते हो, लगभग उतनी वैरायटीज क्रिएट कर सकते हो। ये जितनी वैरायटीज बेटा अलग अलग शेड आते हैं ना, किसके, रेड कलर के या फिर ब्लू कलर के, जिसकी भी शेड कह सकते हो, ये जो शेड्स होते हैं ना, इन सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो जब बाल्मर ने डिस्कवर किया था ना, तो सब कुछ मिला था, रेड के जितने भी शेड्स थे ना, सबसे पहले जब आज के लड़के यूज करते हैं वो सब बाल्मर ने ढूंढ के निकाला था। तो उस टाइम उसको सारे कलर मिले थे। तो बेसिकली देखने में तो लगा कि 5 ही कलर थे, ये 4 या 5 कलर, लेकिन इन 4-5 कलर की जो शेड्स थे ना, बहुत सारे थे। तो इनमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकल के चली आई थी, बहुत सारे वेवलेंथ निकल के आ गए थे। अब दिक्कत क्या था, लगभग मान लो 1000-2000 वेवलेंथ निकल के आ गए थे, मतलब उसको मिले 1000-2000 अलग अलग कलर्स, सबकी वेवलेंथ अलग अलग। अब बाल बाल बेचारा कंफ्यूज, कंफ्यूज इसीलिए कि इसको लिखूं कैसे बैठ के मैं, एक शीट बनाओ फिर लिखूं, ये भी निकला, फिर ये भी निकला, फिर ये भी निकला। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने फॉर्मूला बना दिया। बोला मैं टेंशन क्यों लूं, जो पढ़ रहा हो टेंशन ले, जैसे हम लोग टेंशन लेके बैठेंगे। अब बेटा उसने फॉर्मूला क्या दिया बाल्मर ने उस टाइम, बेटा बाल्मर ने वो फॉर्मूला दिया था ये वाला। उसने क्या बोला कि जो वेवलेंथ रेड की या बाकी कलर की निकल रही है किससे, हाइड्रोजन से, उसकी अगर बात करें ना हम, तो उसने क्या बोला कि ये नंबर है आपका वेव नंबर। पहले क्या बोला उसने, वेव नंबर का फॉर्मूला दिया, उसने क्या दिया 1.09677 10 की पावर 7, और उसने बेटा दिया था 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जहां पर उसने बोला कि जो मेरी n की वैल्यूज होंगी ना 3, 4, 5, 6 करते करते जहां तक ले जाओ। अब इसने बेटा फॉर्मूला दिया, बोला कि आप सिंपल सा कि पहले आप n की जगह 3 डालो, सॉल्व करो, एक वेव नंबर निकला, वेव नंबर से क्या निकाल लोगे, वेवलेंथ निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फिर 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, किसी जगह n की जगह n की वैल्यू चेंज करते जाओ, और उससे जो एक्चुअली में हाइड्रोजन गर्म करने के बाद जो कलर्स मिल रहे थे ना, उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकल के चली जाती थी। ठीक है, अब कहोगे फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, कहां पढ़ा था बेटा, अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये वाला जो मेहनत करी थी हमने कुछ देर पहले, ये आया था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सेम ही वही फॉर्मूला है। बट बेटा बात क्या थी ना, ये फॉर्मूला बोर ने बाद में दिया, बाल्मर ने पहले निकाल लिया। ये तो हमने पूरा लॉजिकल तरीके सॉल्व करके निकाला था ना, बाल्मर ने मन बनाया, एक दिन सुबह उठा और लिख के दे दिया कि ये फॉर्मूला ढूंढो तुम लोग। तो इस फॉर्मूले से सारी वेवलेंथ निकल के आती है। फिर बाद में क्या देखा गया कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला जो हमने पीछे डिराइव किया था, ये फॉर्मूला बाकियों पे भी अप्लाई हो रहा था, किसके ऊपर, लाइमन पे भी, पास्टियन पे भी, ब्रैकेट पे भी, पीफंड पे भी, उन सब पे फॉर्मूला सेम ही लगता है। क्यों, क्योंकि लॉजिकली बेटा देखो वो क्या रहा है, ये जो अलग अलग वेवलेंथ निकल रही है ना, वो तभी निकलती है जब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट से निकल के कहां जाए, दूसरे ऑर्बिट में जाए। तो बिना ऑर्बिट के चेंज किए हुए इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं सकते, एनर्जी बाहर आ ही नहीं सकती। इसका मतलब जो पांचों की पांचों सीरीज है हमारे पास, वो सब तभी पॉसिबल होती है जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है, और एक्साइट करने के बाद जो वापस लौट के आता है वो तब हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो बोर ने क्या किया, इन पांचों की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। किनकी पांचों की, इनकी पांचों की। आखिर में ये अलग अलग कलर की लाइट क्यों निकल रही है, ये फॉर्मूला कहां से आया था, क्या करता, सब कुछ बोर ने एक्सप्लेन किया था। इसीलिए डिस्पाइट की बोर मॉडल बिल्कुल अब फ्लॉप हो चुका है, बकवास मॉडल है, किसी काम का नहीं है, बट हम पढ़ते हैं क्योंकि
ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन अभी भी कर पाता है सिंपल लॉजिक में, बहुत डिटेल में तो नहीं कर पाता लेकिन लॉजिकली थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, इसीलिए हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको बार बार। ठीक है ना, तो लिखिए यहां पे आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो बेटा देखो 5 नंबर है इसके पास, 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रम से बेटा इसके अंदर। देखो पहला जो लिखाया था फटाफट देखो याद रख लोगे बेटा, पहला क्या हो गया लेमन, बेटा दूसरा क्या है बाल्मर सावाय, बेटा तीसरे कौन है हमारे, बेटा तीसरे हमारे लेमन हो गए बाल्मर हो गए पाश्चिन, बेटा चौथे कौन है, बेटा चौथे हमारे ब्रैकेट, बेटा देखो 5वें हमारे हो गए पीफर्ट, जिस नाम से बुलाना चाहे बुला सकते हो आप, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पेलिंग से लिख लेना बस। बेटा रखना क्या है यहां बेटा बोलते हैं N1, बेटा इसको बोलते हैं N2, बेटा N1 मतलब इनिशियल ऑर्बिट की बात करी जा रही है और N2 मतलब आपके पास फाइनल ऑर्बिट की बात करी जा रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो फॉर्मूला हमारे पास वही है। यहाँ पे N1 मतलब बेटा इनिशियल ऑर्बिट और N2 मतलब फाइनल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, जो फॉर्मूला था हमारे पास वेव नंबर वाला कि 1.09677 10 की पावर 7, बेटा यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, किसी बात हो रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जेड की बेटा वैल्यू क्या जाती है 1 होती है, तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर भी 1 ही रह जाएगा, तो हटा देंगे उसको, तो बेटा वो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा सिंपल सा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, या 1 मान लो 2 मान लो या n1 ni और nf मान सकते हो। तो बेटा ये फॉर्मूला यूज कर लो या फिर डेल्टा ई वाला यूज कर लो कि 2.18 10 की पावर बेटा -18, और बेटा ये हो गया आपके पास n1 का स्क्वायर मान लो या फिर n2 का स्क्वायर। ठीक बेटा, n1 n2 ni और nf को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेटा फॉर्मूला यही रहेगा, बट फर्क क्या है जब हम लेमन यूज करेंगे ना, तो करना क्या बेटा n1 की वैल्यू जो होगी ना, ये वाली वैल्यू हमेशा 1 रखी जाएगी। बेटा ये वैल्यूज क्या होंगी 2 3 4 5 एंड सो ऑन ले सकते हैं। बेटा बाल्मर में 2 होगी, n1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वो क्या रहेगी 2 ही रहेगी, बट बाकी वैल्यूज इसके बाद की होंगी। बेटा फिर पाश्चिन में क्या होगी n1 को 3 ही रखना है हमें और n2 को 4 5 6 7 एंड सो ऑन रखना है अपने। बेटा ये 4 होगी, बाद वैल्यू होगी 5 6 7 8 एंड सो ऑन रहेगा बेटा आपके पास, और बेटा ये क्या हो जाएगा 5 है तो 6 7 8 9 एंड सो ऑन रहेगा। मतलब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अलग अलग के लिए, बट फॉर्मूले में n1 की वैल्यू हर बार अलग अलग होगी, n2 उसके बाद के नंबर्स आते हैं, उससे हमें सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं जो हमें बोर ने बड़ा अच्छा काम करके दिया। ठीक है, अब बोलोगे क्या बकवास चीज करा दी आपने, तो बेटा बकवास नहीं है, बेटा है क्या ये, बेटा मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, छोटा करते बेटा बड़ा हो गया जल्दी, देखिए यहाँ पे मान लो बेटा आपका ये न्यूक्लियस हो छोटा सा, क्या है न्यूक्लियस है, देखिए आप पहला ऑर्बिट दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां चलता रहता है, बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं आपके पास। हम कुछ नंबर निकाल देते हैं बेटा कि ये पहले मान लेते हैं n1 है, ये क्या आपके पास 2, ये 3, ये 4 5 6 एंड 7, मैं बोला इसके बहुत सारे और भी बन सकते हैं ऑर्बिट। ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिट बन सकते हैं। तो बेटा लॉजिकली मतलब इसका ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ना बेटा आपके पास क्या है सेकेंड सेल बेटा फर्स्ट में आए, यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए, कहीं से भी आए, लेकिन आना कहाँ चाहिए फर्स्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं और से आए बट आ कहाँ रहा है फर्स्ट में आए, ठीक है, कहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में निकल के चला है, तो अगर फर्स्ट में निकल के आया ना आपके पास, तो भले यहां से आया यहां से आया यहां से आया यहां से आया, ये सारी की सारी जो कलर्स होती है बेटा वो अल्ट्रा वायलेट के अंदर ही आती है। किसमें आती है बेटा अल्ट्रा वायलेट आती है। सारे के सारे जो रेज होंगे ना अल्ट्रा वायलेट ही होंगे। और ये ढूंढना किसने था पाश्चिन, सॉरी लेमन है तो उसके नाम पे रखा गया, वही लिखा है आपके पास 1 में आ रहा है, कहां से 2 से 3 से 4 से 5 से सो ऑन से।
सेम बेटा बाल्मर में क्या होगा, बेटा मान लो 2 वाला है ना, तो बेटा 2 में देखो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से आएंगे, तो देखो 2 में कहां से सकता है, 3 से आ सकता है, देखो 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और 7 से और सो ऑन ऊपर से भी आ सकते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आ कहां रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, कहां पे आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, तो बेटा ये आपका सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, विजिबल वाले होते हैं। बेटा बेसिकली क्या होता है, एक में रेड कलर मिलता है हमें, एक में हमें क्या मिलता है, ऑरेंज मिलेगा, फिर ग्रीन मिलेगा, फिर येलो मिलेगा, फिर सो ऑन मिलता रहता है। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चौथे से आ जाए, पांचवें से आ जाए, छठे से आ जाए, सातवें से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बट आना कहां से, यहीं आना चाहिए। तो अगर थर्ड ऑर्बिट में निकल के आ रहा है ना, तो बड़ा ये कहलाएगा, ये इंफ्रा होता है, इंफ्रा के अंदर रेंज होती है इसकी, बड़ा इसको बोलते हैं हम पासिंग सीरीज एंड सो ऑन। बाकी सीरीज बड़ा उस तरह से है कि अगर फोर्थ में आएगा, बड़ा फोर्थ में कहां से, कहीं से भी निकल के आए, फोर्थ में आएगा, तो बड़ा वो होगा ब्रैकेट सीरीज कहलाएगी, और वो भी इंफ्रा के अंदर ही होता है, बट उसकी वैल्यूज अलग आती है। बड़ा सेम फिफ्थ में आ जाए, कहीं से भी चल के आए, बड़ा कहलाएगा आपके पास पी फंड सीरीज कहलाता है। सिमिलरली 6 में आने के लिए, 7 में आने के लिए, 8 में आने के लिए भी अब नई सीरीज बन चुकी है, बट वो हम पढ़ते नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर वो। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली इसका मतलब था, आया समझ में। अब बेटा छोटा सा इसमें क्वेश्चन कभी कभी चला आता है कंफ्यूज करने के लिए, तो काम ही उनका यही है कि ये पूछते हैं आपके पास कि हमें मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखना पड़ता है, या तो आपसे पूछ लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर बेटा क्या पूछ लेंगे आपको, मिनिमम वेवलेंथ। बेटा दोनों का मतलब सेम ही चीज होती है, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो आपकी वेवलेंथ हमेशा क्या होती है, मिनिमम हो जाती है, तो मिनिमम वेवलेंथ। ठीक बेटा, तो ये आपका इंटरचेंजेबल वर्ड है, उसके थ्रू आपसे पूछा जा सकता है, दोनों मतलब क्या है, सेम। जब भी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, वेवलेंथ छोटी होती है। रेड लाइट है बेटा, रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, बट फ्रीक्वेंसी उससे छोटी सी होती है, बड़ी नहीं होती। तो देखिए बेटा क्या पूछेंगे कि बताओ कि लेमन के अंदर, बेटा किसके अंदर, लेमन के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, या साइड में लिख रहा हूं बेटा, वो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब E होता है प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, फ्रीक्वेंसी के। मतलब बेटा ये है कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी को बड़ा करना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी बड़ा तो एनर्जी और बड़ा होना चाहिए, उस तरीके से चलता है। ओके, तो बेटा देखो ध्यान से, यहां पर बेटा हर एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है, बेसिकली क्या होती है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल बताया था कि इसका अंदर वाले सबसे कम होती है, बेटा मान लो इसकी 5 है, बेटा कितनी एनर्जी है, सिर्फ 5। बेटा इसकी मान लो 15 है, इसकी 50 है, इसकी 150 पहुंचा देते हैं, इसकी मान लो तो 500 है, बेटा इसकी कितनी 1000 ले लेते हैं, और इसकी बेटा मान लो 2500 है। ठीक है, जितना बेटा बाहर जाएंगे ना एनर्जी बढ़ जाती है। अगर बेटा मान लो 7 ही ऑर्बिटल होते, ऑर्बिट्स होते, तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और कहां पहुंचे, पहले वाले में। क्योंकि जितना ज्यादा गैप होगा ना, एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि देखो बाकियों में गैप कम है, यहाँ गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से आना चाहिए, सबसे दूर से जब आएगा ना तो हमें फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा मिलेगी। तो बड़ा लॉजिकली क्या होगा कि इसके अंदर N1 की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो तो 1, क्यों लेमन है तो N1 की वैल्यू तो फिक्स है। जो N2 होना चाहिए, NF होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपके पास, इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि N की सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना, वो 7 नहीं होती, वो बहुत दूर होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को कहां से आना चाहिए, इन्फिनिटी से कहां पे आएगा, N1 पे, तब आपकी सबसे बड़ी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी, और सबसे छोटी क्या बनेगी, वेवलेंथ बनेगी। ये आपका लॉजिकल हुआ। बढ़ाया समझ में, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो जाएंगे और डिटेल में। आपको वैल्यू लिखनी है, उसके बाद क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले में डाल देना है, किसमें, इस वाले में डाल लो या फिर इस वाले में डाल लो, और क्या निकाल लो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल के बता सकते हो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इतनी होगी। बेटा सेम किसके लिए आ सकता है, बाल्मर के लिए आ सकता है। तो बेटा बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू तो फिक्स होती है 2, बेटा इसकी भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। बेटा तीसरा कौन है, आपके पाशियन भाई साहब आ गए,
बेटा इनके लिए क्या है, बोला ना कि इनिशियल वैल्यू तो फिक्स ही है, क्योंकि बड़ी वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करूंगा, लाऊंगा कहां से, इन्फिनिटी से। बेटा फोर्थ कौन है हमारे, ब्रैकेट्स आ गए, तो इनके अंदर बेटा रूल सेम रहेगा कि इनिशियली तो इसका फिक्स ही है 4, बट आना कहां से चाहिए, इन्फिनिटी से आना चाहिए। और फिर बेटा कौन सा हो जाएगा आपके पास, कौन रह गया, पी फंड। तो बेटा इनके लिए भी क्या हो जाएगा आपके पास, इनिशियल वैल्यू तो 5 ही रखेंगे, बट अगर बड़ा वेवलेंथ चाहिए, सॉरी बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फाइनल ऑर्बिट को क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है आपके पास। बड़ा इसी में देख लो, इसका उल्टा हो जाए। अब बोला जाए आपको कि नहीं हमें बड़ा नीचे भी छोटा वाला चाहिए, कैसे, छोटा वाला चाहिए, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए इस बार, या मैक्सिमम वेवलेंथ। बिल्कुल बड़ा उल्टा चलता है, बहुत सिंपल चीजें होती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आना चाहिए, ठीक है ना, याद फिर कहते हो। देखिए जागता, बट देखो यहां पर क्या होगा, अब हमें देखो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी को मुझे मिनिमम करना है ना, तो मेरी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो देखो बेटा, आप अगर लेमन की बात करें तो लेमन को सबसे पास, देखो जितना दूर था गैप ज्यादा था, एनर्जी बहुत मिल रही थी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का पहले से निकल के दूसरे में जाए, तो देखो गैप कितने का, सिर्फ 10 का है। इसका मतलब गैप सबसे कम जब होगा ना दो ऑर्बिट्स के बीच में, तो एनर्जी भी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा लॉजिकली क्या होगा, सिंपल सा, लेमन के लिए इनिशियल वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, और फाइनल बेटा क्या होनी चाहिए, सिर्फ बड़ी वाली, वो क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 हो जाएगी। सेम बेटा क्या हो जाएगा आपके पास बाल्मर के लिए, बेटा बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू क्या है 2, तो NF क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, तो गैप सबसे कम रहे, एंड सो वन, खुद से लिख लोगे ये उसके बाद, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या हो गई, सीरीजेस हो गई, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इसी पे आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर चैप्टर हो गया खत्म, और फिर एक्सरसाइज करेंगे अगर टाइम मिल गया तो। लेट मी सी कितना टाइम रह गया मेरे पास शूट करने का, 10। ओके ओके ओके, अब तो लिख लो बेटा इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, जो करना है अपने, पीछे वाला भी देख लो, उससे पीछे भी देख लो, इसका बकवास है जो, इसको मत लेना छोड़ो। हाँ ये लिख लो बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, समझाने के लिए था, लिख लो इसको भी, ये बेटा याद होनी चाहिए, ग्राउंड सेट वगैरह ये भी लिख लो, फोटो खींच लो, जो भी करना है। आगे देखिए, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा आपके पास, तो ये भी आप डेरिवेशन प्रॉपर है, ये लिख लो, ठीक है। तो ये आपके कुछ डेरिवेशन हो गई बेटा। पता है लास्ट टॉपिक था वो है एक छोटा सा, बहुत छोटा टॉपिक है, जहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है इन लोगों ने, और आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने का, सकते हो, बट स्टिल विल सी। बेटा इसको बोलते हैं हम, कहाँ गया बच्चा, ये बच्चा कहाँ प्रकट हो गए, ये देखो ये टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम ये है जिसे बोलते हैं हम क्या, एक सेकंड, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन। बेटा क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन फॉर क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, ले चलते हैं और करते हैं, इसको समझते हैं क्या था। तो बेटा हमारे जो बोर सर में, बोर जो थे ना, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जब बोर की थ्योरीज पढ़ रहे थे, पोस्टुलेट्स, तो उस टाइम उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दिखाते क्या फॉर्मूला था, जो हमने कहा था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में एक्चुअली, कहाँ गए बोर सर, तो मिल जाओ, ये रहा बेटा आपका। तो देखो ये था आपका एक स्टेटमेंट थी किसकी, बोर सर की, बोर मॉडल के अंदर क्या था आपके पास, क्वांटाइजेशन कंडीशन, यहाँ पर आपने क्या लिखा था कि किसी भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, हमेशा वो क्वांटाइज्ड होगा, और होगा किसके बराबर, h/2π का मल्टीपल होगा। बेसिकली ये फॉर्मूला था, L = mvr = nh/2π। तो ये फॉर्मूला जो बोर ने दिया था, हमने पढ़ा भी था, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोर साहब दे नहीं पाया था उस टाइम, आखिर आया कहाँ से था। उन्होंने बस बोला था मान लो खुश रहो, तो हम खुश रहने वाले लोग तो है नहीं, तो बाकी साइंटिस्टों ने बोला कोई नहीं हम ढूंढ के निकालेंगे, तो डी ब्रॉगली ने इस फॉर्मूले का ढूंढ के निकाला कि कहां से आया होगा। सो देखिए बेटा क्या था ये, तो बेटा देखो डी ब्रॉगली हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
जब सर्कल में घूमेगा, कोई भी चीज जब घूमती है अगर उसका स्पीड है तो वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो बड़ा यहीं से था कि नॉर्मली जो बोर ने बोला था हमें, बोर ने क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है और बड़ा ये उसका ऑर्बिट हो गया और इसकी रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है आर। ठीक है, बट डी ब्रॉगली ने बोला कि नहीं ये गलत है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल सीधा चल ही नहीं सकते। मतलब जैसे बड़ा ये पेन है ना, सीधा नहीं जा सकता। डी ब्रॉगली ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये ऐसे करता चलता है, टक 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 करता हुआ आगे निकलता है। मतलब है वाइब्रेट करता हुआ आगे जाता है। तो देखो अगर वाइब्रेट करता हुआ जा रहा है तो सब पाथ एक्चुअली में थोड़ा सा सांप वाला पाथ बन जाता है। मतलब पाथ मार्कर देखो यहां से यहां गया, बट क्योंकि अब ये टक टक करता हुआ जा रहा है तो एक्चुअली में पाथ इसका ऐसा होगा। मतलब ये सांप की तरह लेटता हुआ चलेगा, जैसे कि समझ लो उड़ता हुआ चलता है। ये डी ब्रॉगली ने बोला है और प्रूव करके दिखाया है, तो मान के चलो ऐसा होता है। बड़ा छोटे पार्टिकल्स के लिए नहीं दिखता, ठीक है, बस ये फर्क याद रखो, बड़े पार्टिकल में नहीं दिखता। सॉरी, तो उन्होंने क्या बोला था आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कल में ऐसे नहीं घूमता। डी ब्रॉगली ने बोला कि बेटा, मतलब डी ब्रॉगली ने बोला कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला कि देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने बोला कि ये आपका वेव की तरह ऑसिलेट करता हुआ घूमते हुए पहुंचेगा, ऐसा। मतलब समझ में आया, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का ये लॉजिक था कि हर पार्टिकल वाइब्रेट करती हुई जाएगी, तो पाथ सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचा करता हुआ जाएगा। ठीक है, इतना मान लो, ऐसे घूमता हुआ जाएगा। ठीक है, इसे बड़ा मोड़ दिया हमने, बस ऐसा दिखता है फिर ये। तो उन्होंने क्या बोला देखो ध्यान से कि जो हमारा देखो बड़ा, जब ये ऐसा घूमेगा ना तो एक वेवलेंथ होती है। बड़ा वेवलेंथ क्या होती है, जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाए बड़ा इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये एक जब पूरा हो जाए ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसको बड़ा बोलते हैं एक सिंगल वेवलेंथ। तो बड़ा उनको मतलब कहने का मतलब ये था कि देखो ये आया या एक वेवलेंथ, बड़ा ये क्या हो जाएगा फिर देखो नीचे से दो वेवलेंथ, फिर क्या है तीन, फिर ये चार और एक पांच। उन्होंने क्या बोला कि जो वेवलेंथ बने ना घूमते समय, जैसे यहां बन रही है, ये हमेशा कंप्लीट बनेगी, नहीं होगा कि आधा बन रहा हो या कम बन रहा हो। अगर एक तो एक, दो तो दो, तीन तो तीन, ढाई नहीं बनेगी, चार नहीं, मतलब चार बनेगी, 3.5 नहीं बन सकती, उससे कम नहीं बन सकती। उन्होंने क्या बोला कि दो द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स in an orbit will be an integer। बेटा क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब एक प्रॉपर नंबर होगा। ठीक है, पॉइंट्स का आंसर नहीं हो सकता। अब बेटा ध्यान दो, जब कुछ सर्कल में घूम रही है उसका रेडियस बेटा कितना है आर, तो बेसिकली उसका जो सरकमफ्रेंस हुआ बेटा वो कितना हुआ, 2 पाई आर हुआ। कितना हुआ, 2 पाई आर। और उन्होंने क्या बोला कि जो 2 पाई आर है ना, बेसिकली सरकमफ्रेंस हमेशा क्या होगा, वो लैम्डा का मल्टीपल ही होगा, या तो एक लैम्डा, दो, तीन या चार या पांच। तो इसलिए हम लिख रहे हैं 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया था कि लैम्डा क्या होगा, एच अपन एमवी के बराबर भी होगा। तो ये फॉर्मूला आपका डी ब्रॉगली की स्टेटमेंट थी जिससे हमने उठा के लिया और ये उनकी क्वेश्चन उठा ली हमने। अब बेटा ध्यान दो, यहां से 2 पाई आर है बेटा, एन है, और लैम्डा की जगह क्या आपके पास, वो है आपके पास एच अपॉन एम वी है, डाल दिया। अब देखो रीअरेंज कर लो, एम बी को उठा के इधर ले जाओ और 2 पाई को नीचे ले आओ, तो देखो बेटा क्या रहेगा, एम वी आर, और बेटा ये रहेगा एन एच अपॉन 2 पाई। दिख रहा है ये बेटा, यही आपका क्या था, एल था। एल एंगुलर मोमेंटम वाला, गलत वाला एल मत समझ लेना। तो बेटा ये आपका डेरिवेशन जो मैं पीछे बोर ने यूज किया था ना क्वांटाइजेशन के अंदर, वो यहां से आता है। एक्सप्लेन किसने किया था आखिर में, डी ब्रॉगली ने, क्योंकि बोर साहब कर तो पाए थे बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हुआ क्या। उन्होंने बस बोला कि ये यूज कर लो, बट इन्होंने बोला कि नहीं हम दिखाएंगे कैसे हुआ था। ठीक है, परफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। ओके, इसको आप लिख लो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, लिख लिया, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। भाग मत जाना, एक्सरसाइज करनी है पूरी। देखो बेटा, खोलते हैं एनसीईआरटी को,
कहाँ गया है? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये आगे बेटा एक्सरसाइज। ज्यादा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं 10 मिनट के अंदर। सो देखो ना, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको एक्सरसाइज का, उसको उठा लेते हैं ताकि हम उस पर कुछ लिख पाए। लिख तो यहाँ भी देंगे बट मजा वहाँ आता है, सो वहीं लिख के चलते हैं इसको। 12.1 कितने ऑप्शन है इसमें? बहुत सारे दे दिए इन्होंने। ओके, गलत पेज ना खुल जाए, गलत कर दिया मैंने बहुत ज्यादा। थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ कर दी छोटी सी। क्रॉप कम हियर, जस्ट गो देयर। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका कुछ ये दे रखा है, आपने हम इसको लार्ज कर देते हैं क्योंकि बेसिकली आपका इसी में कर देंगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए बेटा, रीड करते हैं आप भी और मैं भी। देखो क्या लिखा है, आगे आना पड़ेगा। लिखा है बेटा आपके पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। तो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है जो बचपन में करते थे, वैसे ही क्वेश्चन है। बेटा बोला है द साइज ऑफ एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। तो बेटा पहले लेक्चर में लिखवाया था कि जो साइज ऑफ एटम दोनों ही मॉडल में क्या था, सेम थी। तो आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स बेटा क्या लिखोगे आपके पास? ये वाला आंसर होगा नो डिफरेंट। कलर चेंज करना तो दिख नहीं रहा होगा सपोज ये बेटा, नो डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, तो बड़ा वही है कि दोनों का साइज मॉडल का देखो, एटॉमिक एटम का साइज सेम ही था। फर्क किसमें था कि जो प्रोटॉन्स फैले हुए हैं, मतलब मास फैला हुआ है या फिर चिपका हुआ है, बस ये फर्क था। बड़ा दूसरा देखो, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस नेट फोर्स। बेटा दो ऑप्शन है, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। तो देखो ध्यान से बेटा, याद ये होगा कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो फोर्स लगातार लगती है। तो बेटा बाद वाले क्या होगा? रदरफोर्ड। ठीक है बेटा, तो ये वाला आंसर क्या है? रदरफोर्ड। और थॉमसन मॉडल बेटा क्या था, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए थे, तो आपका कहाँ पे उलट के, मतलब पैक्ड है पूरी तरह से, तो वो पूरी तरह से स्टेबल कंडीशन में होते हैं। तो बेटा यहाँ क्या लिख दोगे? थॉमसन मॉडल। ठीक है, और नीचे वाला बेटा क्या होगा? रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते बेटा सी वाले पे। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन दिस इज डूम्ड टू कोलैप्स। बेटा कौन सा मॉडल में लिमिटेशन आया था रदरफोर्ड में कि वो कोलैप्स कर रहा था हेलिकल पाथ बनाकर? तो बेटा आंसर क्या होगा इसका? आपका रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि थॉमसन मॉडल बिल्कुल स्टेबल था, कुछ था ही नहीं, तो बोला था बस पैक्ड है तो है, तो कुछ नहीं था वो। बेटा डी पे आते हैं। An atom has a nearly continuous mass distribution in but has a highly non-uniform mass distribution। तो बेटा देखा ऑलरेडी, इसकी तो स्टेटमेंट में यही थी कि आपके पास जो मास होगा यूनिफॉर्मली क्या होगा? फैला हुआ होगा। तो बेटा ये कौन था? थॉमसन थे हमारे, जिन्होंने बोला था मास हमारा फैला हुआ है प्रॉपर, मतलब बोलते ना फैला हुआ कारोबार है, सिमिलरली फैला हुआ मास था इनका। बट हमारा रदरफोर्ड में मास था बेटा बिल्कुल सेंटर में, बहुत छोटे से हिस्से में। इसको क्या हो गया? व्हाट इज दिस? तो बेटा इसमें क्या था, आपके पास मास आपका बहुत छोटे से हिस्से में फैला हुआ था, मतलब प्रेजेंट था। तो बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे? रदरफोर्ड आ जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर मास आपका फैला हुआ नहीं है, कुछ जगहों पर प्रेजेंट होता है। बढ़ाते ई पे। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम पोजेसेस मोर ऑफ द मास इन। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में ही मास बड़ा क्या था? सेम था। ठीक है, दोनों के अंदर ही टोटल मास पॉजिटिव का सेम ही था, सिर्फ ये था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका डिफरेंस था, बाकी सब कुछ का बेटा सेम ही था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, शाबाश। लिख लीजिए इसको, टिक मार लो अपनी कॉपी में या लिख लो इसको जैसे मर्जी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उठा के लाते हैं पहले क्वेश्चन को यहाँ पर। सो कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? दूसरा ये रहा बेटा, दूसरा क्वेश्चन पहले लिख ले चलते, फिर वही पढ़ेंगे क्या दे रखा है ये। तब तक अपनी बुक से पढ़ लो है तो। तो देखो अब दूसरे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि क्या बोला है?
सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। वाह, क्या बोला गया है कि आपको एक चांस दे, कौन देगा पता नहीं, पर बोल रहा है कि मिलेगा आपको, आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट करना है, बट गोल्ड नहीं देंगे क्योंकि आप गरीब हो, तो बोल रहे हैं कि नहीं, गरीब लोगों को गोल्ड नहीं देंगे, आपको देंगे हाइड्रोजन जो सस्ता मिलता है। तो बोला है कि सस्ते वाले से काम चला हुआ, तो करना क्या आपके पास, यूज करना है हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन नॉर्मल क्या होता है, गैस होता है, बट उसको अगर हम इतने केल्विन पर ले जाए, कितने पे बेटा, 14 केल्विन के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर वो भी क्या हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। ठीक, तो बोला है कि तब क्या होगा, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, थोड़ा रिजल्ट थोड़े से अलग आएंगे। क्यों क्यों ध्यान रखना आपके, बस बेसिकली क्या था, गोल्ड जो था ना, तो गोल्ड के अंदर लगभग बेटा देखो 79 एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका यार, मास था 79, ठीक है बेटा, मास मान लो 79 था गोल्ड का, ठीक है, या एटॉमिक नंबर होता है, सपोज एटॉमिक नंबर होगा, ठीक बेटा। तो मान लो बेटा आपके पास गोल्ड के अंदर जो एटॉमिक नंबर था वो 79 था, इसका मतलब 79 प्लस वाले थे यहाँ पे, ठीक है बेटा। बाद में फिर ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वहां पे, ओके। तो जब हीलियम चल के आ रहा था ना, हीलियम 2+, तो देखो जब आएगा सामने से तो वापस चला आएगा, क्यों, क्योंकि ये 79+ है। अगर जाएगा भी तो देखो यहाँ से तो यू निकलेगा, यहाँ से यू निकलेगा, या फिर यहाँ से यू आ रहा था वापस, ठीक है, क्योंकि अपोज करने में 79 बैठे हुए थे और ये 2+ वाला आ रहा था। लेकिन अगर हाइड्रोजन यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ 1+ का है, और हीलियम आ रहा चल के 2+ का। तो इस हाइड्रोजन की बस की बात नहीं है कि वो हीलियम को रोक पाए, क्योंकि बहुत छोटा है, तो मुश्किल से बेटा क्या होगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा, तीन से निकल जाओ। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, ये बहुत भारी भरकम सा था, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शो करेगा। तो क्या लिखोगे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स will be deflected by by very very small angles, ठीक है। तो जो बड़ा ग्राफ था ना, उसमें कुछ पार्टिकल वापस चले आ रहे थे, कुछ 90 ज्यादा पे बेंड कर रहे थे, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बस ये था इसका, डिटेल में नहीं लिखवा रहा क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं, समझाने के लिए था सिर्फ ये। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, करने में मजा आएगा आपको भी। देखिए क्या है, सुनो दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, इसको ऊपर ले चलते पहले, देखिए क्या बोला है, a difference of 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल्स इन एटम। बोला क्या बेटा, मान लो कोई एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस मान लो आपके पास, ये ऑर्बिट्स हैं, बोला किन्हीं 2 ऑर्बिट्स के बीच में, बेटा मान लो एक ऑर्बिट ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, मतलब डेल्टा ई जो दे रखा है, कितना है वो है आपके पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोला गया था इस क्वेश्चन में। बोला व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। बेसिकली आपको एनर्जी दे रखा है, बोला है कि इनमें ट्रांसफर होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी, थोड़ा लिखवाया ही था कि फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन एच, पीछे लिखा था हमने बार बार, है ना, फॉर्मूला वही वाला, बस सॉल्व कर दो। और डेल्टा ई कितना 2.3। अब ध्यान रखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक एसआई यूनिट है, उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी एसआई यूनिट के अंदर, ठीक है। एसआई यूनिट में बेटा कितना वैल्यू होगी, 1.6 10 की पावर -19, ठीक है। बड़ा एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 10 की पावर -34। एक सेकंड लिखो, तो बेटा 2.3 1.6 19 और नीचे बेटा 6.6। देखो एच की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है आपके पास, वो ये वाली होती है, बट मैं आप राउंड ऑफ करके यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, बट आप यही वाली यूज कर लोगे चलेगा, ठीक है। बट देखो क्या कर सकते हैं, इसको काट पुट लो, कट रहा है तो, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे। कुछ कट रहा है,
2 से काट लो बेटा 0.8 रह गया, क्योंकि पॉइंट रहेगा आपके पास बेटा, ये क्या रह जाएगा आपके पास 3.3 रह जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, देखो कितना आ जाएगा। देखो 2 8 3 24 और 8 2 16 16 और 2 18 ना, दो के बाद पॉइंट है, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, 2 पॉइंट्स हो गए। और बेटा नीचे कितना है आपके पास 3.3 है। और साथ में बेटा देखो पावर क्या होगी, 10 की पावर बेटा 19 था और प्लस जाके ऊपर हो गया 34। ठीक है, पावर्स हो गए बेटा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे हम। तो बेटा कितनी रह जाएगी फ्रीक्वेंसी, पॉइंट हटा लो बेटा, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट हटेगा और एक जीरो लग जाएगा, तो 184 बेटा क्या हो जाएगा 330 बेटा, एक पॉइंट कैंसिल हो गया और एक ऊपर ज्यादा था तो नीचे जीरो लगा दिया आपने। और बेटा ऊपर क्या रहेगा, ये 19 है 34 है बेटा, ले जाएगा आपके पास 15। ठीक है, क्या रहेगा 15 बचेगा आपके पास। इसको डिवाइड कर लो बेटा, कितना आएगा 184 323 पॉइंट लेंगे जीरो बेटा, आप करना पड़ेगा तो सॉल्व 3 6 18 बट 30 ज्यादा हो जाएगा, 5 पे करना पड़ेगा फिर इसको। 5 देखो 0 5 3 15 5 3 15 15 और एक 16 कितना रहेगा आपके पास 0 14 में से 5 गया 9 1 एक और जीरो लगा लो बेटा आपके पास, तो फिर भी 5 के आसपास ही जाएगा लगभग ये। थोड़ा आंसर क्या रह जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0.55 10 की पावर 15 या फिर 5.5 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, आपको इसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, हर्ट्ज होती है। ठीक है, ऐसे करना था इसको। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी लिख लो इसको, सॉरी लिखाना भूल गया मैं, कृपया इसको फोटो खींच ले इसकी। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिख रहा है आपके पास, यही है क्या, हाँ सॉरी लेते से फोटो खींच लेते इसके हम पहले। तो देखिए कहाँ गया ये, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ थोड़ा नीचे बेटा देखो, the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, what are the kinetic and potential energy। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है, ट्वाइस होती है किसकी, आपकी टोटल एनर्जी की। तो बेटा टोटल कितना है माइनस 13.6 ईवी, बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 12 6 और एक 7 और ये 2 ईवी, ये आपका पोटेंशियल। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था याद होगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और बेटा काइनेटिक क्या होती है आपके पास, वो होती है माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस 13.6 ईवी कर दो मल्टीप्लाई, प्लस क्या रहेगा 13.6 ईवी। ये आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर, सिंपल सा एक वर्ड में आंसर। बेसिकली आएगा क्वेश्चन एमसीक्यू में, एनसीईआरटी भले में, एनसीईआरटी भले बेटा क्या दे रखा है आपको, फोटो खींच लो पहले। एनसीईआरटी भले ही दे रखा है किसके अंदर आपको नंबर नॉर्मल में, बट ये आता है एमसीक्यू के अंदर, पिछले साल भी आया था। तो आप कृपया करके इसको फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं जो मिल जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं थी, बस लिख देना था। सो क्वेश्चन नंबर 4 5 पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोला है कि अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट लेवल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट इट टू n equals to 4, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो बेटा किसकी बस की बात थी कि जो 1 से इसको कहां ले जाए 4 पे लेके चला जाए। तो देखो बेटा आपके पास साफ साफ लिखा है ग्राउंड स्टेट में था, और है क्या बेटा हाइड्रोजन है। तो बेटा फॉर्मूला याद हो, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू था बेटा 2.18 10 की पावर माइनस 18, मैं ये वाला यूज करूंगा फॉर्मूला 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन nf लिख लो, या फिर फाइनल लिख सकते हो जैसे मर्जी। ठीक है, तो बेटा देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले एनर्जी निकाल लिया करो। क्या निकालना है बेटा, एनर्जी निकालने के बाद मुझे पहले n1 की वैल्यू चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट बोला है तो कितना हो जाएगा 1, ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1 हो गई हाइड्रोजन के लिए। बेटा nf क्या हो जाएगा, सिंपल सा 4, जहां पे गया वो 4 हो गया, पुट कर दो वैल्यूज को, तो डेल्टा ई बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 2.18 10 की पावर माइनस 18। जब यहाँ प्लस आता है, जब ट्रांजिशन हो रहा हो तो प्लस आता है, नॉर्मल निकालते तो माइनस आता था, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो ना 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर,
तो देखिए कृपया करके कैसे करेंगे इसको, 2.18 10 की पावर -18 है, बड़ा देखो ये तो 1 रहेगा, ये क्या रहेगा आपके पास 1/16, एलसीएम लेंगे बड़ा क्या आ जाएगा 16, ये 15 करके दिखा देते हैं आपको, नहीं तो पूरा मान जाओगे। तो देखो 16 - 1/16 एलसीएम लिया बेटा आपके पास, तो क्या रहेगा 2.18 10 की पावर -18 15/16। बेटा इसका आंसर किस में आ गया, जूल में आएगा। अगर निकालना हो तो एनर्जी तो इसको सॉल्व करता है, एनर्जी नहीं निकाला इसको ही छोड़ दो। निकालना क्या बेटा हमने, वेवलेंथ निकालनी और साथ में फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो देखो ध्यान से बेटा आपके पास बहुत सिंपल चीज है कि एनर्जी जो होती है किसके बराबर होती है, एच इंटू न्यू के बराबर होती है। थोड़ा न्यू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच हो जाएगा। ई हम निकाल चुके हैं, क्या निकालना है, एच तो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ई बड़ा कितना हो गया 2.18 10 की पावर -18 15/16, और नीचे बड़ा क्या लिखूंगा 6.6 10 की पावर -34। अप्रॉक्स वैल्यू यूज कर रहा हूँ फिर से, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी। ओके देखो इसको काट सकते हैं सिंपल तरीके से अगर दिमाग है तो। देखो ऊपर वाले को मैं करता हूँ राउंड ऑफ, मैं क्या लिख सकता हूँ 2.18 तो 2.20, तो इसको लिख सकता हूँ 2.2 लिख सकते हैं बेसिकली राउंड ऑफ करके। बड़ा कितना है 6.6 है, ठीक है। देखो पावर थोड़ा क्या रहेगा आपका 10 की पावर -18 है प्लस 10 की पावर 34 है, और इधर बेटा क्या आपके पास 15/16 है। सो देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट हट जाएंगे आपस में और जाएगा कितने पे 3 पे कट जाएगा। देखो 3 से कहाँ चला गया 5 पे, तो बेटा क्या रहेगा 5/16 डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट लिया बेटा 0, 3 पे जाएगा 48, क्या रहेगा आपके पास 201 पे, तो 0.31 0.31 10 की पावर कितनी बचेगी 18, और 34 का मामला चल रहा है यहाँ पे। सो अगर बात करें 34 और 18 आपके पास, तो कितना बचेगा 20 कम कर लेते तो बचता बेटा 14, तो 16 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 16। बड़ा क्या रहेगा आपके पास 3 पॉइंट प्लस का ना, हाँ 3.1 10 की पावर बड़ा 15 हर्ट्ज। बड़ा आ गई फ्रीक्वेंसी। अब बेटा वेवलेंथ से निकाल सकते हो, बड़े पढ़ा है ना सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला। तो बेटा लैम्डा क्या हो जाएगा आपके पास सी अपॉन न्यू हो जाएगा, तो सी कितना होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। और फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है 3.1 10 की पावर कितनी है आपके पास 15, कर दो डिवाइड, चाहो तो काट दो डायरेक्टली बन आ जाएगा, बट अब थोड़ा सा दिख रहा तो कर दो। तो बेटा क्या हो जाएगा ये आपका 30/31, 10 की पावर क्या हो जाएगी -7, तो देखो क्या रह गया वो वही तो है 30/31 है, तो ले लो। कितने जगह आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लगा दो, लगभग जाएगा 9 के आसपास, तो 927 कितना रह गया आपको, फिर से ये रह गया 21, एक और 0 लगा लो, बड़ा कितने चलेगा 3 7 पे चला नहीं जाएगा 6 पे जाएगा, बड़ा कितना आंसर लगभग 0.96 10 की पावर -7 या फिर 9.6 10 की पावर -8 मीटर, ये आपके आंसर है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यूज है, यूज कर सकते हो, आंसर्स मिलते हैं मार्क्स पूरे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सिखाया गया था पहले चैप्टर में 11th में अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए। ओके टंडन देखो फटाफट इसको लिख लो, खींच लो, खींच लिया, शाबाश। अब देखते हैं आगे, देखिए क्या है फटाफट, क्योंकि हमें दूसरी क्लास भी लेनी है। तो देखो बड़ा क्या है आपके पास, 3 क्वेश्चन अभी भी रह गए। ओके कर ही देते हैं, वाले लेट हो जाए हमको। देखो ये आ गया फिर से क्वेश्चन हमारे पास, क्या है बेटा क्वेश्चन में, यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम इन द n = 1 2 3 लेवल्स। तो पहले क्या बच्चा निकालने में स्पीड निकालने को बोला है किसके अंदर, ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3। तो देखिए बेटा आपके पास डायरेक्टली लिखा था, v का फॉर्मूला भी लिखवाया था कुछ देर पहले स्टार्टिंग क्लास के ही, कि होता है आपका z/n और c/137, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए बात बेटा किसकी हो रही है, कि बोला गया है कौन है हाइड्रोजन है, तो बेटा z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, z की वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी। देखो उसमें 3 केस दिए इन्होंने, पहला क्या बोला आपके पास कि पहले निकालो जब n की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, और z की वैल्यू तो 1 है ही है, तो बेटा v क्या हो जाएगा v1 कर दोगे इसको, z की जगह 1 n की जगह 1 c की जगह कितना देगा आपके पास 3 × 10 की पावर 8 और 1/137,
ठीक है, तो बेटा क्या बचेगा सिंपल सा 3/8, 3/137 10 की पावर 8। ठीक है, तो खुद से सॉल्व कर लो बस का है तो। चलो मैं कर देता हूँ, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। देखो बेटा 3 है, 137 है, पॉइंट लगा दो, क्या लगेगा 0, एक और 0 0, 13 2 26, तो 2 पे जाएगा बेटा, ये 2 करेंगे तो 14, 6 और 1 7 और ये 2, कितना रहेगा आपके पास, माइनस कर लो तो बच रहा है सपोज 20 26, एक और 0 ले लो आपके पास, कितने पे जाएगा इस बार 1 पे ही जाएगा, तो लगभग आंसर क्या रहेगा आपके पास, कितना है मतलब ये 0.021 021 10 की पावर 8, मतलब बेटा क्या देगा 2.1 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा सेम का निकाल लेंगे सेकंड वाले के लिए, क्या करना है आपको, देखो एन की वैल्यू क्या रह जाएगी 2, जेड फिक्स है 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 137। अब देखो इसको सॉल्व करके आंसर निकाला था हमने, क्या आया था अभी, तो देखो 1/2 एज इट इज रहेगा, क्या था बेटा 2.1 10 की पावर 6, डिवाइड कर दो बेटा कितना देगा सिंपल सा 1.05 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बेटा किसी निकाल लेंगे तीसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए क्या होगा, फिर से देखो एन की वैल्यू बेटा 3 हो गई, जेड की वैल्यू क्या है 1 है ना, क्योंकि पूरा तीनों के लिए पूछा हमसे, तो v3 बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, देखो फिर से z की जगह 1, n की जगह 3, और बेटा ये बाकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 137 कर दो। ओके ओके ओके, तो वो ये सॉल्व करके हम निकाल चुका ऑलरेडी, मेरा कितना आंसर आया था, फिर से 2.1 था तो 2.1 रहने दो ऊपर की साइड, 10 की पावर 6 था, डिवाइड बेटा किसे कर रहे हैं 3 से, कर दो डिवाइड 3 से, क्या हो जाएगा बेटा 21 अपॉन बेटा हो जाएगा 30, पॉइंट डाल लिया तो, है ना है ना है ना, शाबाश, काट दो इसको, देखो पॉइंट लिया बेटा क्या आएगा 0, तो 3 7 जा, आंसर क्या बेटा 0.7 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा आपकी क्या होगी, तीनों वेलोसिटी इस तरह से निकाल सकते हैं। आया समझ में, फॉर्मूला याद रखना बेटा, वैल्यू पुट कर देनी होती है बस आंसर आ जाता है। तो आगे पूछा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड, क्या पूछा ऑर्बिटल पीरियड इन ईच केस, ओके सो डिफिकल्ट। देखिए बेटा पूछा गया ऑर्बिटल पीरियड, बड़ा याद होगा ऑर्बिटल पीरियड मतलब टाइम पीरियड निकालना, टी निकालना है, तो बड़ा आपको बताया था कि टाइम पीरियड जो होता है आपके पास 2πr अपॉन v होता है ना, तो बड़ा तीनों केस के लिए निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले t1 निकालना पड़ेगा, तो t1 के लिए क्या होगा 2π फिक्स है, r1 अपॉन v1 करना पड़ेगा, जब t2 निकालूंगा सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या लिखूंगा 2πr2 इंटू v2 निकालना पड़ेगा मुझे, और सिमिलर जब t3 निकालूंगा क्या निकलेगा आपके पास 2πr3 अपॉन क्या निकालना पड़ेगा v3 निकालना पड़ेगा। तो देखो v1 v2 v3 तो निकाल चुके हैं, क्या निकालना पड़ेगा मुझे r1 r2 और r3 निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते देखो, थोड़ा याद होगा फॉर्मूला क्या था rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z, और था 52.9 10 की पावर -12, थोड़ा r1 कितना हो जाएगा सिंपल सा, z की वैल्यू यहाँ भी क्या है 1 ही है, तो पहला केस ले लेते हैं, देखिए क्या होगा पहले केस में n की वैल्यू 1 z की वैल्यू 1, तो बड़ा r1 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 52.9 10 की पावर -12, क्या रह गया 52.9 10 की पावर -12, बेटा देखो r2 क्या रहेगा दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 52.9 इंटू 10 की पावर -12, क्या करोगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 4 9 36, 4 2 जा 8 और 11 और 4 5 जा 20 20 20 20 20 और 1 21, बेटा ये आ जाएगा 10 की पावर -12 मीटर मीटर, और देखो r3 बेटा क्या हो जाएगा सिंपल सा 3 का स्क्वायर, दिख रहा है कितने आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद रखो वैल्यू पुट करो सॉल्व कर दो फटाफट, 52.9 पिकोमीटर -12, z की वैल्यू क्या है फिर से 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 से मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 81, और पॉइंट लगा देंगे इसको 9 2 जा 18, 18 और 8 26,
और 9 5 जा 45, 45 और 2 45 2 47 47 10 की पावर -12। फिर आपका आ गया R1 R2 और R3 आ गया। अब क्या करना है बेटा, आपको बस निकाल लेना है T1 T2 T3। तो देखो बेटा T1 कैसे निकलेगा, T1 था बेटा 2 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14। बेटा R1 क्या है आपके पास 52.9 10 की पावर -12। और बेटा V1 क्या था आपके पास, V1 था आपके पास, V1 था 2.1 10 की पावर 6, 2.1 10 की पावर 6। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है। सेम T3 निकालोगे, T2 निकालोगे और सेम निकालोगे T3। मैं नहीं कर रहा, मैं थक गया। ठीक है, ये बेटा आप खुद से कर लोगे, बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट कर देनी है। सेम यहाँ बेटा R2 की वैल्यू आएगी, V2 की वैल्यू आएगी, R3 की वैल्यू आएगी, V3 की वैल्यू आएगी। सॉल्व करोगे आंसर्स निकल के चले आएंगे। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस था इस क्वेश्चन को करने का। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन बेटा क्या है आपके पास, ये वाला, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ N2 और N3। तो देखो आपके पास बोला क्या है, तो हमें पता ही है वैल्यू होती है। चलो क्वेश्चन लिखते थे पहले बार, जो हमने करा क्वेश्चन वही क्वेश्चन अभी दोबारा मैंने पूछ लिया हमसे, तो ये आप खुद से करोगे क्योंकि हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन अभी। जल्दी बेटा देखो, तो इस बेटा पूछा क्या आपके पास 7th के अंदर की बेटा, ये आपको फॉर्मूला बेसिकली दे रखा है इन्होंने। बोला क्या, बात किसी का हाइड्रोजन के कर रहे होंगे, तो निकालना है क्या N2 और N3 के लिए। तो अभी निकाला था बेटा आपने, निकालना है क्या R2 निकालना है, और क्या निकालना है आपको R3 निकालना है। ठीक है, बेसिकली R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। जो अभी हमने किया ही था पीछे, कहाँ गया पीछे 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 पीछे, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3। तो बेटा यही चीज आपको दोबारा वहां करनी है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, यही चीज दोबारा जाके वहां करनी है। कर लोगे खुद से, शाबाश। ठीक है बेटा, तो दोबारा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को उन्होंने रिपीट कर दिया दो बार। अगला देखते हैं, सॉरी कहाँ गया, कितने बच गए अभी, ओके 2 रह गए। देखते बेटा क्या है अगला। देख बेटा 12.8, थोड़ा सा छोटा कर दो, और छोटा बचा, शाबाश, और छोटा, ये आया उधर गया। तो बेटा देखो इस वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हो बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? What series बोला है। तो बेटा देखो ध्यान से, 12.5 की एनर्जी बेटा भेजी है। देखो बेटा बेसिकली बोल क्या रहा है कि हाइड्रोजन एटम होता है, इसका न्यूक्लियस बेटा ये उसके ऑर्बिट्स हो गए। तो बेटा देखो ध्यान से बताया था कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका एक ही है, तो उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कि उसको रहना कहाँ पड़ेगा, n=1 भी रहना पड़ता है पहले ऑर्बिट के अंदर ही, बेसिकली ग्राउंड स्टेट में रहना पड़ेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कहाँ पे होगा, इतना। तो अगर याद हो आपका फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूला कहता है En=-2.18, क्योंकि याद रखो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वाला यूज कर लेते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा कहता है Z² था, क्योंकि हाइड्रोजन है तो Z की बेटा वैल्यू क्या होगी 1, और N की वैल्यू भी क्या है 1, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। तो देखो बेटा En की वैल्यू कितनी जगह, सिंपल सा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होगा ना, किसमें बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर, उसके पास इतनी एनर्जी होती है। कितनी बेटा, इतनी। तो इसके पास इतनी एनर्जी कितनी है ना, 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब देखो आगे क्या बोला कि बाहर से हमने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लाके पटक दी उसके ऊपर। तो बेटा इसको लाके हमने दिया इतनी एनर्जी, कितनी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो पहले से इतनी एनर्जी थी, बाहर से इतनी एनर्जी आ गई, तो जो अब एनर्जी बेटा बचेगी उसकी कितनी बचेगी, हो जाएगी -13.6 प्लस 12.5, बेटा कितना हो जाएगा, माइनस करना है ना, बेटा आएगा 1.1 माइनस में होगी। बेटा क्या आंसर है, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ध्यान दो, क्योंकि पहले से इतनी एनर्जी थी, अब इतनी आ गई एक्स्ट्रा, तो चला गया कहीं और बाहर, क्योंकि एनर्जी बेटा इतनी हो गई है। एनर्जी चेंज करते हैं, वो यहाँ पे नहीं रह सकता, उसको कहीं और जाना पड़ेगा।
तो हम चेक करते हैं कि कहाँ पे जाएगा ये। तो बेटा फॉर्मूला क्या लगा लगे, फिर से देखो ई एन ना, टी को बोलते हैं ई एन बेसिकली। तो -13.6 इंटू बेटा जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, इंटू ई, यही ना बेटा। कितना एनर्जी आपके पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। फॉर्मूला होता है 13.6, जेड की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें, इंटू ईवी। बट हमने क्या किया, जो एनर्जी टोटल हो गई ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के पास, उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया कि किस ऑर्बिट में इसको होना चाहिए। तो देखो ईवी से ईवी तो कट गया पहले ही, माइनस से माइनस कट गया, है ना। बट देखो एन को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, थोड़ा एन स्क्वायर हो गया आपके पास 13.6, नीचे बड़ा कितना है 1.1 पॉइंट हट गया, हो जाएगा 136 अपॉन 11। कितना आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे 136, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 11 121 होता है आपके पास। कितना रहेगा आपके पास, 12 से करना पड़ेगा सपोज, आराम से करते पहले 11 1 जा 11, क्या बचेगा 2 6, तो 2 पे जाएगा आपके पास 22, क्या रहेगा 4 पॉइंट लगेगा आपको 0, कितने बचेगा 3 के आसपास। तो बेटा कितना आएगा 12.3। तो बेटा एन स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 12.3 आई। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, अब करना है इसका रूट। डायरेक्टली बेटा यहाँ पे यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 16। क्योंकि बेटा इसकी एनर्जी जो है ना, एन की वैल्यू ज्यादा है, तो हम बड़ी वैल्यू यूज करते हैं। देखो तो 3 तो हो नहीं सकती, कौन सी लेंगे 4 वाली। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में नॉर्मली हमेशा हम बड़ी वैल्यू रेंज को उठा लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकल के नहीं आता, तो हम बड़ी वैल्यू को उठा लेते हैं एग्जैक्टली, कि हम एन को मान लें बेटा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 4 के आसपास। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू को उठा लोगे सेप्टर के अंदर और उसको बड़ी वैल्यू को मान लोगे, तो बड़ा एन वैल्यू क्या होगी 4। मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा पहले ऑर्बिट में था और निकल के कहाँ चला गया वो एनर्जी मिलने के बाद। तो बोला था ना कि जैसे एनर्जी मिली जैसे आप भाग जाते हो घर से, तो ये भी क्या होगा भाग के निकल गया यहाँ पे 4th ऑर्बिट के अंदर। तो ये चला गया आपका 4th ऑर्बिट में पहुंच गया। ठीक है, बट देखो ध्यान से, अब अगर 4th पे गया है तो वापस भी आएगा। पहले पढ़ा था हमने कि अगर जो जब बाहर जा रहा है ना उसको वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो रह नहीं सकता परमानेंट। तो बेटा वही देखो ध्यान से, अब देखो बच्चा क्या होता है कि अब ये 4th में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है 4th में। अब इसको आना कहाँ है नीचे। तो देखो ध्यान से बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली बेटा 4 से कहाँ चले जाए वापस 1 पे चला जाए, या फिर बोला नहीं मैं पहले जाऊंगा 4 से 3 पे। ठीक है बेटा, फिर जाऊंगा 3 से कहाँ पे 1 पे। दो ऑप्शन। तीसरा क्या बोले नहीं मैं पहले जाऊंगा 4 पे, 4 पे जाऊंगा कहाँ पे 3 पे, फिर यहां से आ जाऊंगा। थोड़ा 3 ऑप्शन बनते हैं, डायरेक्टली चला जाए, या फिर पहले यहां जाए फिर डायरेक्टली पहुंचे, या फिर एक एक करके पहुंचे। तो इतने सारी पॉसिबिलिटी के थ्रू वो आएगा। अब बेटा ध्यान दो, जब ये यहां से यहां गया तो हमें बेटा एक एनर्जी मिली, E1 मान लेते हैं इसको। बेटा जब यहां से यहां गया तो अलग एनर्जी मिलेगी, यहां गया तो अलग एनर्जी मिलेगी, यहां से यहां गया तो अलग एनर्जी मिलेगी। सॉरी ये तो सेम हो गई ना, ये हमें मिल चुकी है ऑलरेडी ये वाली। बेटा यहां से यहां गया अलग एनर्जी मिलेगी हमें, और यहां से आ गया इतनी एनर्जी। तो टोटल एक्चुअली 5 पॉसिबिलिटीज है अलग अलग एनर्जी के निकलने के, 5 अलग अलग एनर्जीज निकल सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। बट आपसे क्या पूछा है, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल एमिटेड। इन्होंने वेवलेंथ नहीं पूछी है, बट पूछा है कि कौन सी सीरीज निकल सकती है। बड़ा ध्यान दो, बड़ा पहली पॉसिबिलिटी क्या हो रही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन देखो कहां पे आ रहे हैं पहले वाले में, बेटा कहां पे आ रहे हैं फर्स्ट वाले में। अगर फर्स्ट वाले में आ रहे हैं मतलब क्या आ रहा है बेटा, वो लेमन सीरीज बन सकती है। क्या बनेगी, लेमन सीरीज बन सकती है। दूसरा बेटा देखो यहाँ पे, देखो ये भी 11 बना रहा है, ये भी 11 बना रहा है, ये भी 11 बना रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पर ये वाला जो 4th वाला ऑप्शन था ना, वो सेकंड से कहां पहुंचा है, 3rd से कहां पहुंचा है, सेकंड के ऊपर। तो एक केस के अंदर इलेक्ट्रॉन 3rd से 2 भी जा सकता है, क्या कहलाएगा बाल्मर, कि जब भी 2 पे पहुंचे कैसे भी पहुंचे बाल्मर। और तीसरा देखो यहाँ पे यहां से यहां पहुंचा है 4 से 3 पे, मतलब पार्शियल। तो बड़ा 3 टाइप की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज हमें निकल सकती है इस वाले से। तो ये इसका आंसर था। समझ में आया, पहले हमने एनर्जी निकाली ग्राउंड स्टेट की,
उसमें एनर्जी ऐड कर ली, फिर उसके हिसाब से ऑर्बिट निकाल लिया, ऑर्बिट का हमने पॉसिबिलिटी देख ली कैसे कैसे वापस आ सकता है और आएगा। तो जिन ऑर्बिट में आएगा तो वहां से एक सीरीज निकलेगी, उसका नाम लिख दिया हमने। तो ये आपका टोटल आंसर हुआ, लिख लो इसको। ठीक है, तो चलो सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था आपके पास। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के अंदर। कहाँ पहुंच गए हम? लास्ट क्वेश्चन, लेट्स क्रॉप इट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आया। बट देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन लास्ट। बड़ा क्या लिखा है? इन अकॉर्डेंस विद बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस विद ऑर्बिटल स्पीड दिस मास ऑफ दिस। तो उन्होंने बता बोला है कि अगर हम मान ले सन और अर्थ को अज्यूम कर लो कि, मतलब समझा देते हैं ना, मान लो कोई फॉर्मूला क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने बोला मान लो इसको उल्टा, कि मान लो यहाँ पे सन है और ये आपका अर्थ घूम रहा है उसके अराउंड, ठीक है, रोटेशन ही तो होती है। तो बेटा बोला है कि अगर हमारे पास, तो बेटा बोला क्या कि अर्थ की रेडियस दे रखी है, मास दे रखा है, तो बोला कि अर्थ का ऑर्बिट कौन सा होगा। बोला ना कि रेडियस होगा तो एक ऑर्बिट होता है, फॉर्मूला ये वाला आर एन सी, तो वो निकालने को बोला है इन्होंने। तो बेटा देखो हम कौन सा वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि मास दे रखे तो एम वी आर इक्वल क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मास वेलोसिटी हमें दे रखा है। तो देखिए, देखो मास ऑफ अर्थ बेटा कितना है, वो डाल दो वैल्यूज, हमें निकालना बेटा एन की वैल्यू निकालो, तो एन को अलग कर लो बेटा, एन क्या हो जाएगा आपके पास, इधर मल्टीप्लाई, तो देखो 2 पाई एम वी आर अपॉन बेटा क्या हो जाएगा एच, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो देखो 2 पाई को पाई रहने देते अभी, तो देखो मास कितना है अर्थ का, 6 10 की पावर 24, रेडियस बेटा कितनी है 1.5 10 की पावर 11, और एच बेटा कितना हो जाता है आपके पास 6.6 10 की पावर माइनस 34। ठीक है बेटा, तो देखो काटते हैं इसको, 2 से काटो बेटा कितना का 3.3, 3 से काटो बेटा 2 रह गया और बेटा का कितना 1.1 बचेगा, ठीक है। ओके, तो देखो ऊपर क्या रहेगा आपके पास, सिंपल सा एक तो पॉइंट भी है अपने पास, वैसे तो सो सैड फॉर मी, 3.14 11 से जाएगा नहीं जाएगा, कोई बेटा देखो बेटा 2 3 जा, देखो 2 को 1.5 से करो तो 3 आता है, तो देखो 3.14 है और इसको बेटा मान लेते हैं 3, नीचे बेटा क्या रह गया 1.11 रह गया बेटा, पावर कितनी हो गई 10 की पावर 24 और 11 बेटा 35 और प्लस 34, इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो आगे कितना रहेगा, 3 को 4 से गया 12, 3 को 3 से बेटा किया 3 4 जा 12, 3 3 जा 1, बेटा देखो 3 3 जा 1 और एक बेटा 4 हो गया, 3 3 जा 9, ठीक बच्चा। और नीचे 2 पॉइंट भी है तो 2 पॉइंट रह गया बेटा, नीचे क्या 1.1 है बेटा, 10 की पावर कितनी हो चुकी है 34 635 34 69 बेटा। फाइनली सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो ध्यान से, वो 942 बेटा, ये 11 हो गया, सॉरी एक और जीरो लगा दो, तो बेटा कितने पे जाएगा, लगभग 9 पे नहीं 8 पे जाएगा, 88 8 8 0, तो 2 बड़े जगह 6 0 6 पे जाएगा नहीं 5 पे, तो आंसर क्या आएगा ये लगभग 8.5 10 की पावर 69। तो ये कुछ इतनी बड़ी वैल्यू क्या होती है निकल के किसके आते हैं आपके पास, ऑर्बिटल स्पीड एक्सक्लूसिव मास था, रेडियस था, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, मास था वेलोसिटी, ओके बेटा बी लिखना भूल गया मैं, सॉरी सॉरी सो मच। तो 3 इंटू 10 की पावर बेटा 4 भी है इसके अंदर, वो रह गया मुझसे, सॉरी फॉर डैट, तो इसको अलग से लिख लेते हैं अभी फाइनली, 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4 बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 26
10⁻73। तो फाइनल बेटा आंसर ये आएगा आपके पास किसका, ऑर्बिटल का। मतलब कहने का मतलब ये है कि सन और अर्थ बहुत दूर होता है, तो एक्चुअल में उसका ऑर्बिट अगर निकाले जाएंगे हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले से तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इसका तो कोई लॉजिक तो है नहीं, बट हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है बेटा, तो यह चैप्टर होता है खत्म। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, और फिर मिलते हैं आपको नए चैप्टर में आपका न्यूक्लियाई के अंदर। धन्यवाद।